तलाक के बाद पत्नी ने किया तलाकशुदा पति को फोन। मेरे घर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर उसने देखा, उसकी दुनिया हिल गई। ऑफिस से लौटकर आर्यन टाई ढीली करते हुए जैसे ही सोफे पर बैठा, उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर वो नाम था जिसे वो अपनी यादों से भी खुरच कर मिटा देना चाहता था। नेहा, एक ऐसा चेहरा जिसे न देखने की कसम खाकर वो मुंबई शहर आया था। एक पल को उसकी सांसें अटक गईं। आर्यन ने गुस्से में लाल बटन दबा दिया। एक लंबी सांस लेकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की ही थी कि फोन फिर से बज उठा। वही नाम। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने फोन उठाया और गुस्से से बोला, क्या है, क्यों फोन कर रही हो? दूसरी तरफ से नेहा की शांत आवाज आई, आर्यन, मुझे तुमसे मिलना है। आर्यन के मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। मिलना है? तुम्हें याद भी है हम कौन हैं? हमारा तलाक हो चुका है, अब कोई रिश्ता बाकी नहीं है हमारे बीच। मुझे सब याद है, लेकिन तुम एक बार पुणे आ जाओ मेरे घर, नेहा बोली। क्यों आऊं मैं? आर्यन गुस्से से बोला। तुम्हारे दिए हुए जख्म भरने में मुझे महीनों लग गए, अब तुम फिर से? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं आर्यन, नेहा ने उसकी बात काटते हुए कहा। दिखाना चाहती हो? आर्यन चौंका, फिर सख्त आवाज में कहा, देखो नेहा, जो कुछ भी कहना है फोन पर ही कह दो, मैं कहीं नहीं आने वाला। नहीं आर्यन, ये कुछ ऐसी बात है जो मैं फोन पर नहीं कह सकती। तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा। आर्यन का दिल जोर से धड़का। आखिर ऐसा क्या है? वो सोच में पड़ गया, लेकिन नेहा ने जवाब देने के बजाय फोन काट दिया। रात भर आर्यन करवटें बदलता रहा। कभी मन कहता कि फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, तो कभी दिल कहता कि कम से कम एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। सुबह उठते ही आर्यन ने फैसला कर लिया, जो भी है एक बार जाकर देख ही लेता हूं जो वो दिखाना चाहती है। उसने ऑफिस में छुट्टी ली और पुणे के लिए फ्लाइट बुक कर दी। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए उसका दिमाग बार बार उसे उन 4 सालों में पीछे खींच रहा था जब वो और नेहा एक हुआ करते थे। याद आए वो दिन जब नेहा की हंसी से उसका घर गुलजार हुआ करता था। उसके हाथों से बने खाने की खुशबू पूरे घर में महकती थी। जब आर्यन देर रात काम से लौटता तो नेहा बालकनी में उसका इंतजार करती मिलती थी। वो छोटी छोटी बातें, वो एक दूसरे की परवाह, सब कुछ इतना अच्छा था, इतना सच्चा, तो फिर गलती कहां हुई? वो खुद से ही सवाल कर बैठा। असल में सब कुछ बदला नेहा की मां की बीमारी के बाद। नेहा का कोई भाई नहीं था। पिता की मृत्यु भी कुछ वर्ष पहले ही हो चुकी थी। मां अकेली थी और नेहा उनका इकलौती सहारा। वो अपनी मां की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए मां के पास पुणे रहने चली गई। शुरू में तो आर्यन ने कोई एतराज नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात से चिढ़ होने लगी। उसे नेहा की कमी खलती थी। उसका गुस्सा, उसकी झुंझुलाहट फोन पर निकलने लगी। कब तक रहोगी वहां? यहां भी तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, वो कहता। मां की हालत ठीक नहीं है आर्यन, थोड़ा समझने की कोशिश करो। नेहा की आवाज में एक बेबसी होती थी, लेकिन आर्यन उसकी स्थिति को समझने की कोशिश भी नहीं करता था। आर्यन की जिद के कारण वो वापस लौट आई, लेकिन मां की हालत अब भी वैसी ही थी। नेहा ने अपनी मां को अपने साथ रखने की बात कही, तो भी आर्यन ने टालमटोल कर दी। उसी दौरान उसने विक्रम से मदद लेने की सोची। विक्रम नेहा का मुंह बोला भाई जो उसी के मोहल्ले में रहता था। मां की दवाइयों से लेकर डॉक्टर तक विक्रम हर काम में उसकी मदद कर रहा था। नेहा अक्सर उसे फोन करती और यहीं से आर्यन के दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। आर्यन का पुरुषवादी अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा था कि उसकी पत्नी को किसी और मर्द की मदद की जरूरत पड़ सकती है। उसे लगने लगा कि नेहा उससे कुछ छिपा रही है। अगले दिन फिर विक्रम से बात हुई तो पता चला कि मां की हालत दोबारा बिगड़ने लगी है। नेहा वापस अपनी मां के पास आ गई।
आर्यन का शक अब उस दीमक में बदल चुका था जो धीरे धीरे उनके प्यार की मजबूत इमारत को खोखला कर रहा था। अब उसके फोन कॉल्स में एक जासूस जैसी पूछताछ होती थी। एक रात करीब 11 बजे आर्यन ने नेहा को फोन किया। फोन व्यस्त था। उसने 2 मिनट बाद फिर मिलाया, तब भी व्यस्त। उसके सीने में जलन होने लगी। 15 मिनट की लगातार कोशिश के बाद जब फोन लगा तो आर्यन का गुस्सा फट पड़ा। किससे इतनी लंबी बातें हो रही थीं? आधी रात को? उसकी आवाज में तेजाब घुला था। नेहा दिन भर की भागदौड़ और मां की सेवा से बुरी तरह थक चुकी थी। आर्यन, वो विक्रम भैया को फोन किया था। मां की सुबह की दवाइयां खत्म हो गई थीं, वही लिखवा रही थीं। फिर नेहा ने विक्रम की तारीफ करते हुए कहा, वो ना होते तो पता नहीं मैं मां को कैसे संभालती। इतना सुनकर आर्यन के अंदर जैसे आग लग गई। दवाइयां लिखवा रही थी? आर्यन जहरीली हंसी हंसा। रात के 11 बजे दवाइयां याद आ रही हैं या दवाइयों के बहाने कुछ और ही चल रहा है? मुझे सब समझ आता है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। आप ये क्या कह रहे हैं आर्यन? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है मुझे, आर्यन चीखा। मैं यहां तुम्हारी राह देख रहा हूं और तुम वहां किसी और के साथ। बात अधूरी छोड़ उसने फोन काट दिया। उस रात नेहा सो नहीं पाई। जिस पति के प्यार पर उसे गुमान था, आज उसी ने उसके चरित्र पर ऐसा दाग लगा दिया था जिसे धोना नामुमकिन था। अगले दिन आर्यन बिना बताए नेहा के मायके पुणे पहुंच गया। वो उसे हाथों पकड़ना चाहता था। जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक सोफे पर नेहा बैठी थी और उसके पास के सोफे पर विक्रम। नेहा के हाथ में चाय का कप था और वो विक्रम से कुछ बात कर रही थी। आर्यन को देखकर दोनों चौंक गए। विक्रम सम्मान में खड़ा हो गया। नमस्ते जीजा जी। लेकिन आर्यन की नजरों में आग थी। उसने विक्रम को नजरअंदाज किया और नेहा की तरफ घूमा। तो ये है तुम्हारी मां की बीमारी का नाटक? उसकी आवाज नुफरत से कांप रही थी। और ये है तुम्हारी सेवा? मेरे पीठ पीछे ये सब गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्यन, अपनी जुबान को लगाम दो। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? आर्यन ने पास पड़ी मेज पर हाथ मारा। मैं अंधा नहीं हूं नेहा। जिस आदमी के लिए तुमने मुझे और मेरे घर को बुला दिया, आज उसी के साथ यहां रंगलियां मना रही हो। ये शब्द नेहा के आत्मसम्मान को तार तार करने के लिए काफी थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि नुफरत थी। छी आर्यन, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस इंसान ने एक भाई की तरह इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, तुम उसका नाम मेरे साथ जोड़ रहे हो। लानत है ऐसी सोच पर। बस, बहुत हो गया ये भाई बहन का नाटक। आर्यन ने फैसला सुना दिया। ये रिश्ता आज, अभी, इसी पल खत्म होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। कमरे में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। विक्रम, जो इस तूफान के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, धीरे से बोला, जीजा जी, आप गलत समझ रहे हैं। नेहा जी मेरी बहन जैसी है। चुप रहो तुम। आर्यन उसकी तरफ ऐसे घूमा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है और तुम मुझे समझा रहे हो। तभी अंदर के कमरे से नेहा की मां जानकी देवी की कमजोर आवाज आई। नेहा बेटा, क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? नेहा की आंखों से बहते आंसू अचानक सूख गए। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि एक चट्टानी दृढ़ता थी। उसने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। विक्रम भैया, जिन्हें सच देखना ही नहीं, उन्हें कोई कुछ नहीं दिखा सकता। आर्यन को उम्मीद थी कि नेहा रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही नफरत ने आर्यन के अहंकार को और भड़का दिया। वो बिना कुछ कहे दरवाजे को पटककर वहां से निकल गया। उस रात घर लौटकर आर्यन ने अपनी मां जानकी जी को सब कुछ बता दिया।
लेकिन अपनी कहानी में उसने नेहा को एक धोखेबाज और खुद को एक बेचारा पति बनाकर पेश किया। परंतु जानकी जी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बेटा, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है।